हेलो बच्चों, आज हम अपनी एसएसटी की बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें भी सबसे मेन चीज़ जो है वो अपनी ज्योग्राफी रहेगी। पहले हम ज्योग्राफी के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिविक्स आएगी अपनी और लास्ट में हिस्ट्री आएगी। आप चाहो तो हिस्ट्री को पहले ले लेंगे, सिविक्स को बाद में ले लेंगे, ठीक है। अब ऐसे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनको हम गौर करते हुए या उसको देखते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को डाउट जो हैं उनको सोल्व करेंगे। आपको पता है कि इस बार काफ़ी लंबा प्रोसेस होने वाला है एग्ज़ाम का भी। आपके इसमें सीबीएसई वालों के जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपको अच्छे से पता ही है कि इसमें 2 टर्म्स का पेपर होता है। फर्स्ट टर्म पहले लगती है और सेकंड टर्म बाद में लगती है। इन दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग जो पेपर होगा उसमें भी अब की बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि आपका जो सिलेबस है उसको थोड़ा रिड्यूस किया गया है। मतलब कहीं कहीं पे कोई कोई चैप्टर को काट दिया गया है। उसके अलावा भी आपको थोड़ा सा इसमें ये ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप 40% है आपका जो पेपर है। मान लो वो आपका 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 40 मार्क्स के टोटल और टोटल ओनली और ओनली किसके आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ऑब्जेक्टिव टाइप तो इजी होता है पेपर, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर इजी तब होता है जब आप उसको लेके या तो आपको पता हो कि सर हमें इसको कैसे हैंडल करना है या इसको हमें कैसे पता होता है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा पहले। और पहले आप जो कन्वेंशनल पेपर होते थे या रिटर्न पेपर होते थे, जो लेंथी क्वेश्चन होते थे, उनमें आप जो मेन लाइन नहीं भी लिखो तो भी चलता है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, हर लाइन को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने एक लाइन भी मिस कर दी तो उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत हो सकता है। इस चीज़ को लेके काफ़ी सारी जो भ्रांतियां फैली हुई है और जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है कि अभी से जिस भी चैप्टर को, चाहे आप एक चैप्टर का आधा पेज भी अगर पढ़ते हो तो उसको ढंग से पढ़ो। उसमें बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको उठाओ। उसके अलावा जो कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन है, मतलब आपका जो नंबरिंग है वो भी आपको करके दे रखा है। तो ऐसे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनको अगर आप ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हो। देखो, दो स्टडी के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हार्ड वर्किंग मतलब आप मेहनत करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो। एक होता है उसमें स्मार्ट वर्किंग। और आज के टाइम पर जो देखा जा रहा है या फिर जिसको सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है वो है स्मार्ट वर्किंग। आप 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आप बिना, आपको कुछ पता है, आपको ये पता नहीं कि एग्ज़ाम में आने वाला क्या है, आपको ये पता नहीं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएंगे कहाँ से, कौन सा जो चैप्टर है वो कितने नंबर का है। अगर इन सारी चीज़ों का आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन डेफिनेट गलत करोगे। इसलिए आपको ध्यान में रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अभी से जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस है उनको आपको पढ़ते हुए चलना है ढंग से। एकदम मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा। इतने दिन में थोड़ा सा क्या कोई थोड़ा काम हो गया था उसमें बिजी थे। अब आपकी रेगुलर अपनी जो टर्म फर्स्ट है उसका मैं जून तक आपका लगभग जून या जुलाई के लास्ट वीक तक आपका लगभग मैं टर्म फर्स्ट का आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। उसके अलावा मैं जो है ये आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा एक तो इसमें, और दूसरा अपना एसएसटी का रहेगा। इंग्लिश में भी जैसे ग्रामर वगैरह है, कभी ग्रामर पढ़ा देंगे कभी क्या पढ़ा देंगे, तो ऐसा आपका, लेकिन मेरी क्लास जो है वो रेगुलर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेके भी एक्टिव रहना है कि सर इसमें मॉक टेस्ट वगैरह का क्या है। तो मॉक टेस्ट आपको इतना ज़्यादा वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे पास में मुझे ऐसे लगेगा कि अपना चैप्टर पूरा हो गया है, अब इनको थोड़ा सा टेस्ट लेना भी ज़रूरी है या बताना भी ज़रूरी है कि हाँ इस पेपर से इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, इस पेपर से इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उन पेपर को या उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, उनके बारे में बताऊंगा आपको कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपके इतने इतने मार्क्स के आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, कितने नंबर का आएगा, कहाँ कहाँ पे उसका जो जो मेन चीज़ें हैं वो लिखनी होगी आपको, कौन सी डेफिनेशन में एग्जांपल देना होगा कि नहीं देना होगा, डेफिनेशन में उसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। और उनको मैं आपको बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं है 1% भी, क्योंकि अपने पास में पूरा टाइम है। अभी पूरा टाइम है।
पूरा कोर्स है, आराम से एकदम बिल्कुल हल्के हल्के में पढ़ेंगे और इसको याद भी करते चलेंगे साथ के साथ में, ठीक है। चाहे 5 लाइन ही क्यों ना पढ़ाए आपको, लेकिन वो 5 लाइन भी अगर आपको ढंग से याद है, सपोज दैट उनमें से भी अगर एक क्वेश्चन आता है तो उनका अगर एक दिन का अगर आप 1 मार्क्स भी अगर गेन कर रहे हो, खूब अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लोड लेना नहीं है, आराम से पढ़ते हुए चलना है। एक सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है कि सर लैंग्वेज, भाई बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, लैंग्वेज लिखने में, कि सर हमें हिंदी में तो पता होता है, इंग्लिश मीडियम के साथ में भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनको हिंदी में पता होता है, उसका मीन्स पता होता है कि ये कहना क्या चाहता है, लेकिन उन उस लाइन को अपनी मीनिंग में नहीं कह सकते हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए अब की बार थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जैसे ही आप किसी डेफिनेशन वगैरह को अपनी स्पेलिंग में याद करते हो या अपने मीनिंग में याद करते हो, उसको उसी टाइम पर उसका इंग्लिश बनाने की कोशिश करनी है आपको। ऐसे नहीं कि सर चैप्टर तो पूरा याद है हमें और आता भी सब कुछ है, आप चाहे हमें ओरल टेस्ट ले लो, हमारे 20 आउट ऑफ 20 रहेंगे, लेकिन जब रिटर्न टेस्ट होगा तो उसमें 20 आउट ऑफ 10 ही क्यों रहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपको पेपर की लैंग्वेज नहीं पकड़ना आती, पेपर में लिखना क्या है वो समझ में नहीं आता। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी तो हमारे क्या हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं। अभी मेरा जो आपको पढ़ाने का जो सिस्टम है वो आपका तीसरा है, चौथा बैच है। अभी जो बता रहा हूँ मैं आपको उसके अकॉर्डिंग जो मेरा सेल्फ सेल्फ जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सीबीएसई जो भी क्वेश्चन का आंसर मांगती है वो पॉइंट्स में मांगती है, जबकि आरबीएसई ऐसा कुछ नहीं है। आरबीएसई नहीं कहती है कि आपको पॉइंट्स में आंसर बनाना होगा, वो कहती है कि आरबीएसई का मतलब है कि जो राजस्थान बोर्ड वाले क्या करते हैं कि आप जो भी कन्वेंशनल पेपर है उसमें उनकी मेन बात लिख दो, बात खत्म, उनको नहीं चाहिए ज़्यादा। मतलब आप जो बात पूछना चाह रहा है उसको अगर लिख देते हो तो फिर दिक्कत नहीं आती है उसमें। लेकिन सीबीएसई क्या बोलता है, सीबीएसई बोलता है कि आप जो लैंग्वेज लिख रहे हो वो डिटो आपकी बुक की भी नहीं होनी चाहिए। और जो ये सबसे बड़ा जो इश्यू आता है कि सर हम बुक की याद करेंगे, खुद की लैंग्वेज में कैसे लिख पाएंगे। तो आप जब धीरे 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 पहले एक छोटी सी डेफिनेशन याद करने की कोशिश करो, खुद के हिसाब से, ना कि बुक के हिसाब से। फिर खुद के हिसाब से और बुक के हिसाब से मतलब मैं अभी बताऊंगा तो आपको जो समझ में आएगा उसी की डेफिनेशन बनानी है। ऐसे नहीं बुक में दे रखा है एवरीथिंग एनीथिंग ये सब कुछ दे रखा है, वो याद करे सर, ये याद करे क्या नहीं करे, इतना सारा झमेला नहीं करना है। आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि सर जो हमारा चैप्टर है उसमें ये कहना चाह रहा है, बस ये इतनी सी बात है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो चीज है उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको पॉइंट बनाते बनाते चलना है, जिससे अपने को ये पता रहे कि इस पॉइंट में ये था, इस पॉइंट में ये था आपको। और एक जो अभी मैं पहले पढ़ाऊंगा वो पूरा मैं बुक से पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो नोट्स हमेशा होते हैं। आपने अपने ब्रदर वगैरह से या फिर जो भी सिस्टर वगैरह आपसे बड़े होंगे उनसे आपने पूछा होगा कई बार और देखा भी होगा, बीए बीएससी इनमें सब में एक सीरीज आती है, 1 वीक सीरीज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा, 1 वीक सीरीज। 1 वीक सीरीज में वही सब कुछ पैटर्न आता है जो आपकी बुक में दे रखा है, उसमें सीधे क्वेश्चन आंसर ही आता है, पूरे क्वेश्चन आंसर भी नहीं आते। तो जो मेन क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आते हैं। अभी यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ मैं, एक बुक से पढ़ने वाला बच्चा होता है, एक उस सीरीज से पढ़ने वाला बच्चा होता है। बुक से पढ़ने वाले बच्चे के दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है कि ये से बात का मीन्स क्या है, ये कहना क्या चाहता है और इसके अंदर जो बात है वो किसके बारे में हो रही है। जबकि वो सीरीज वाला क्या करेगा, डायरेक्ट आंसर रटेगा, रटने के बाद में उसको पता नहीं है। अभी अगर आधा टेढ़ा भी क्वेश्चन कर देता है, मान लो घुमा दिया कई बार क्वेश्चन को घुमाते ही उसके तो छक्के छूट जाते हैं सीरीज वाले के। जबकि बुक वाले को पता होता है कि हाँ अगर इसने ऐसे क्वेश्चन घुमाया है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपने को अभी कोई नोट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। नोट्स जब मैं चैप्टर पूरा हो जाएगा, जब मेरा एक बार कोर्स पूरा हो जाएगा, कोर्स का मतलब है टर्म फर्स्ट के लिए और आरबीएससी वालों का हाफ ईयरली तक का जब कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आराम से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है
जो भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो मेन सीबीएसई कहना चाहता है या आरबीएसई कहना चाहता है कि आप लाइन टू लाइन इसको रीड करो, एक बार पता तो चले आपको इस बुक में कहना क्या चाहता है। भाई बुक का शॉर्ट रूप आपने बना दिया। कौन कहता है कि सर लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, कुछ नहीं है, सब वहम है। नोट से पढ़ना चाहिए, लेकिन वो पहले एक बार बुक से तो पढ़े, उसको नॉलेज तो हो कि हाँ बुक से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब वो डायरेक्ट ही नोट्स उठाएगा, उसको क्या समझ में आ जाएगा। नोट्स में इतना सारा सब कुछ दे रखा नहीं होता है। नोट्स में मेन मेन बातें लिखी होती है। मेन बातें क्यों लिखी होती है? क्योंकि उनको जो बुक का जो लेवल है या बुक का जो लेंदी जो लेसन है उसको शॉर्ट फॉर्म में कर रखा है। शॉर्ट फॉर्म में कर रखा है इसका मतलब कुछ ना कुछ उसने छोड़ा है तो वो चीज छोड़ दी, शायद हो सकती है वो उससे आपको समझ में आ जाता। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ढंग से आराम से एकदम स्लोली अपने को चैप्टर चलाना है, स्लोली इसको पढ़ना है और गेन करना है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, आई टीच यू एंड यू गेन इट। ओके, आपको आराम से पढ़ना है, कोई इसमें शंका नहीं रखनी है कि सस्पेंस नहीं रखना है कि सर ये सर वो और सर ये। देखो बिलीव पे दुनिया टिकी है और बिलीव आपको मेरे पे करना पड़ेगा कि सर मैं आपका कोर्स करवा दूंगा और ये मेरी गारंटी है। ठीक है, डन है। और अभी आपको ऐसे कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। चैप्टर को शुरू करते हैं। हाँ भाई, अपने चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बात क्या लिखी हुई है यहाँ पे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज, सबसे पहले जो रिसोर्सेज है वो क्या होता है? रिसोर्सेज जो भी अपने आसपास में जो भी चीजें, ठीक है, जो भी चीजें जो अवेलेबल है ऑन अर्थ, अवेलेबल ऑन अर्थ, जो अवेलेबल है अर्थ के ऊपर, जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती हो, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अभी मैं आपके लिए क्या हूं? रिसोर्स हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको नॉलेज को डिपार्ट कर रहा हूं और आप उस नॉलेज को गेन कर रहे हो। भाई मैं आपको डिपार्ट कर रहा हूं, डिपार्ट मतलब ज्ञान बांटना, और गेन मतलब ज्ञान को ग्रहण करना। तो गे आप क्या कर रहे हो? गेन कर रहे हो, मैं डिपार्ट कर रहा हूं। अब मैं आपके लिए क्या हूं? रिसोर्स हूं। और आप भी मेरे लिए क्या हो? रिसोर्स हो। क्यों? क्योंकि आप मेरे से जो जो नॉलेज है मेरा, वो कहीं ना कहीं आपके काम में आ रहा है। तो आपके काम में आ रहा है मतलब मैंने किसके लिए पढ़ाया था? आपके लिए पढ़ाया था। तो आपके लिए पढ़ाया था तो आप मेरे लिए क्या हो? रिसोर्स हो। और मैं भी आपके लिए रिसोर्स हूं। अभी जो भी आपके पास में जो भी पेन ले रखा है आपने, कॉपी ले रखी है, बुक ले रखी है, बैग ले रखा है, स्कूल की आपकी वैन आती है, आपकी बस आती है, आपके टीचर होते हैं, आपके पियोन होते हैं, ड्राइवर होता है, जो भी एवरीथिंग, जो भी चीजें आपको दिखती है, आपके सामने है, आपके काम में आ रही है, उन्हीं को हम रिसोर्स कह देते हैं। एंड डेवलपमेंट, दूसरा और क्या दे रखा था? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अभी आपको पता है कि हमें पहले के टाइम पर एटम बम के बारे में नहीं पता था। पहले के जो एंशियंट टाइम पे अपने को एटम बम के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने इसको क्या किया? रिसर्च की, खूब सारे इन्वेंशन किए और डिस्कवर किया, खूब सारी चीज़ों को जब जोड़ा, देखा, उनका प्रयोग किया, लेबोरेटरी में ले गए उनको, बार बार उनकी एक्टिविटी करते जा रहे हैं, कभी क्या किया कभी क्या किया। तो ये सब सारा कुछ करने के बाद में जो उनको रिजल्ट मिला, और वो जो एटम बम बना, वो क्या हो गया? डेवलपमेंट। क्या हो गया? डेवलपमेंट। आपके पास में अभी एक फोन होगा, ठीक है, फोन में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, पहले ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर आपको पता है कि फर्स्ट टाइम पर जब कंप्यूटर बना था तो वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर बनता चलता था, और काफ़ी बड़े बड़े उसके सर्च इंजन होते हैं, वो उसके जो कीबोर्ड्स होते थे वो होते थे। एक जना इधर से कोने में से फ़ोन करता, वो आवाज़ लगाता, भाई हाँ प्लस दबा, तो वो प्लस दबाता था। उधर पीछे से फिर माइनस माइनस दबा, माइनस। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो एक जना
6 पे बैठा है, कोई 5 पे बैठा है, कोई 10 पे बैठा है। तो इस तरीके के जो रिजल्ट हैं, जो सिस्टम है, समझ रहे हो ना आप? तो वो जो कंप्यूटर था पहले के टाइम, उसमें धीरे 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 क्या होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। आज आप इतना सा कंप्यूटर देखते हो जिसको पाम कंप्यूटर बोलते हैं। कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं? पाम कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये जो रिसोर्स का डेवलपमेंट हुआ, भाई रिसोर्स तो पहले भी था, पहले भी ह्यूमन यूज का, ह्यूमन नीड्स को पूरा पूरा ही कर रहा था, लेकिन अभी भी वो ह्यूमन नीड्स को पूरा कर रहा है, लेकिन उसमें काफी सारे बदलाव किए गए, काफी सारे चेंजेस किए गए। चेंज करने के बाद में जो चीज बनती है उसी को हम डेवलपमेंट कह देते हैं। समझ में आ गया? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, अपना जो चैप्टर का मीनिंग था वो आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसके आगे देखते हैं हम, आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। भाई ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा रिसोर्स जो क्या करता हो, अपनी एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट। मतलब क्या बता रहा है कि कोई भी चीज, कोई भी थिंग्स जो अवेलेबल ऑन आवर एनवायरमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट में हमारे चारों तरफ कहीं ना कहीं वो मौजूद है, अवेलेबल है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई, जिसको हम काम में ले सकते हैं। किसके काम में ले सकते हैं? टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। मेरे को जैसे अभी गर्मी लग रही है, मैंने क्या किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते हुए फैन चल गया। फैन मेरे लिए क्या है? रिसोर्स। फैन मेरे लिए क्या है? रिसोर्स। समझ में आ गई ना बात? कि मेरे को जिस चीज की नीड है और वो मेरी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वही मेरी क्या हो गया, वहां पे रिसोर्स हो गया वो मेरे लिए। मुझे पानी पीना है, मेरे लिए क्या है? रिसोर्स है। कौन? पानी। वाटर मेरे लिए क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। समझ में आ गया कि जिस चीज की नीड हो और वो नीड पूरी हो जाए उसी को हम रिसोर्स कह देते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? इट इज टेक्नोलॉजिकली असेसेबल, इकोनॉमिकली फेसिएबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म एज रिसोर्स है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो फिजिकल एनवायरनमेंट का जो ये डायग्राम है वो आपको ध्यान में रखना है। उसमें आपको दे रखा था एक ये कल्चरली वर्ड दे रखा था। कल्चरली कैसे? भाई आपने रिसोर्स को काम में तो ले रहे हो, लेकिन सबको परेशान करके ले रहे हो, तो वो क्या है? वो गलत है। वो क्या है? गलत है। आप मान लो कि आपके लिए रिसोर्स काम में तो आ रहा है। मान लो आपने कोई रिसोर्स को काम में लिया है और वो रिसोर्स है, जैसे मान लो कोई पेन है, आप 100 रुपए का पेन लेके आए, उसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपए है, वो भी क्या है? वो भी गलत है। अगर उसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपए है और आप उसी पेन को 10 रुपए में खरीदते हो और नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो वो है रिसोर्स है। अगर उस 10 रुपए के पेन के आप 100 रुपए दे रहे हो तो वो इकोनॉमिकली फेसिएबल नहीं है। समझ में आ गई क्या बात? अब इसके बाद में जो ये सिस्टम है कि नेचर है, सबसे पहले क्या है? नेचर। उसके बाद में दे रखा है टेक्नोलॉजी। उसके बाद में क्या दे रखा है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बाद में इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। अब नेचर को जो बीच में दे रखा है ह्यूमन बींग्स। अब जो नेचर को काम में लेते हैं, नेचर को कैसे काम में लेंगे? मान लो कि हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपना वाटर का होता है। वाटर हमारे को किसी भी रिवर में, किसी भी लेक में, किसी भी पॉन्ड में मिल जाता है, आराम से इजीली मिल जाता है। ठीक है। अब अगर डेजर्ट में या फिर ऐसी जगह पे है जहाँ पे पानी है ही नहीं, तो वो तो बात अलग है। लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कितना परसेंट है? 75% ऑफ टोटल लैंड, टोटल ओवर अर्थ सरफेस एरिया। तो जो हमारा सिस्टम है, या फिर जो वाटर का एग्जांपल देना चाह रहा हूं मैं, वाटर में क्या है कि वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो सबको नीड होती है, उसकी जरूरत होती है। तो हमने क्या किया, इस वाटर को, इस नेचुरल रिसोर्स को हमने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से,
या मीडियम ऑफ टेक्नोलॉजी। मीडियम ऑफ टेक्नोलॉजी, मीडियम ऑफ टेक्नोलॉजी क्या किया हमने, इसको काम में लिया। काम में कैसे लिया कि वाटर को प्यूरिफाई करके हमने एक बोतल में डाल दिया। क्या कर दिया, बोतल में डाल दिया। बोतल में डाल के उसको सेल कर दिया, नाम था उसका बिस्लरी, नाम था बिस्लरी। अब जब मार्केट में जब वो बिक गया और उससे आने वाला जो पैसा है उससे क्या बनाया हमने, इंस्टीट्यूशंस। क्या बनाया, इंस्टीट्यूशंस। मतलब उस चीज को या उस नेचुरल रिसोर्स को चलाने के लिए अब क्या क्या चीजें चाहिएगी, मतलब एक ऑफिस भी चाहिएगा, एक बिल्डिंग भी चाहिएगी जहां से इसको मॉनिटरिंग करनी होगी, और काफी सारे कंप्यूटर्स चाहिए होंगे। क्यों, क्योंकि ध्यान रखने के लिए, सेल्स का, इसको सेल करने के लिए, बिस्लरी को सेल करने के लिए काफी सारे हमें ऐसे ऐसे चीजें चाहिएगी जो जरूरी है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक सेल्समैन चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी चाहिए जो ट्रांसपोर्ट करती हो, एक हमें स्टोरेज करने के लिए जगह चाहिए, वेयर हाउस वगैरह चाहिए। तो ऐसी इस तरीके की जो चीजें होती है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, इंस्टीट्यूशंस कह देते हैं। समझ में आ गया क्या। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या आ जाता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग। ये वही बात है जो मैंने आपको बोल के बताई है, उसको इंग्लिश में लिख रखा है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. Human beings interact with natural through technology and create institutions to accelerate their economic development. मतलब क्या कह रहा है कि अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं, नेचर को, नेचुरल रिसोर्स को अपने काम में लेते हैं और उसी से फिर क्या बनाते हैं, टू एक्सिलरेट क्या क्या क्रिएट करते हैं, इंस्टीट्यूशन, और फिर उसको चलाने का काम करते हैं, एक्सिलरेट करने का काम करते हैं। समझ में आ गई क्या बात है। ये आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी। तो आप सोच रहे होंगे कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो तो क्या है, किसने दे रखा है अपने को, नेचर ने फ्री गिफ्ट दे रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक नेचुरल रिसोर्स को हम यूजेबिलिटी उसकी नहीं बना सकते या फिर उसको यूज करने के लायक नहीं बना सकते, उसको हम कभी भी रिसोर्स नहीं कह सकते। क्यों, आपने देखा होगा एक अच्छा सा व्यू देखा होगा, पनोरमा देखा होगा आपने, अच्छा सा बिल्कुल एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से, कोई भी हिल पॉइंट मान लो या फिर एक ऐसी जगह मान लो जहाँ पे पूरा का पूरा आपको व्यू दिखता हो अच्छा वाला, ठीक है। अब उस जगह पे क्या बना हुआ है, वो जगह थोड़ी पीक पे है, तो पहले तो माउंटेन है। अब उसके आसपास में जाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का या फिर कोई जगह नहीं है, या फिर कोई रोडवेज मतलब वेज नहीं है, रास्ता नहीं है उधर से कोई जाने का, तो इसलिए वो अभी अपने लिए कोई रिसोर्स नहीं है। लेकिन जिस दिन हमने उधर से रास्ते डाल दिए या फिर उस व्यू को देखने के लिए हमने वो जगह तैयार कर दी, हमने वहाँ पे एक अच्छी सी होटल बना दी, या फिर हमने एक वहाँ पे एक अच्छा सा जगह, एक जगह तैयार कर दी उसको देखने के लिए, उस व्यू को देखने के लिए, तो उस दिन के बाद वो रिसोर्स तैयार है, रेडी टू नीड और सेटिस्फाई। वो रिसोर्स क्या है, रेडी है क्या करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो तैयार है। समझ में आ गई क्या बेटा बात है। अब इसके बाद में जो मेन चीज है वो क्या है, तो अब आप ये बात तो समझ में आ गई ना कि ये नेचुरल फ्री गिफ्ट नहीं है, इसको पहले बनाना पड़ेगा तब ये फ्री गिफ्ट है। पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, तब ये क्या है अपने के लिए फ्री गिफ्ट है। हाँ भाई आगे देखो, डू यू थिंक दैट रिसोर्स, ये हो गया। उसके बाद में हाँ, रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्सेज क्या होते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं या फंक्शंस होते हैं उसके। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग जो है वो भी रिसोर्स का एक क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। रिसोर्स का क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है। क्यों, क्योंकि उसको यूजेबल बनाता है। किसको बनाता है यूजेबल, उस रिसोर्स को। उस रिसोर्स को यूजेबल कौन बनाता है, उस रिसोर्स को यूजेबल कौन बनाता है,
ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए ह्यूमन बीइंग भी जरूरी है। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा तो वो रिसोर्स नहीं बन सकता है। समझ में आ गई क्या बात है? इसके बाद में आगे देखते हैं। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इनटू resources and use them. These resources can be classified in the following ways. तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, उधर चल के, उधर इससे आगे है थोड़ा सा। पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये कौन सा चार्ट है, क्या नहीं है। हाँ भाई, इसमें सबसे पहले दे रखा है कि रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है नेचुरल रिसोर्स। एक तो कौन सा होता है? नेचुरल रिसोर्स। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, या ह्यूमन रिसोर्स बोल देंगे उसको। एक तो कौन सा हो गया अपना नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा कौन सा हो गया अपना ह्यूमन रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स में क्या फर्क है दोनों में? नेचुरल रिसोर्स जो नेचर ने दिया है हमें। किसने दिया है हमें? नेचर ने दिया है। नेचर जब देता है उसी को, उस रिसोर्स को नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। लेकिन सर ह्यूमन रिसोर्स किसको कहेंगे? ह्यूमन को खुद को रिसोर्स कहेंगे? नहीं, खुद तो है ही है। इसके अलावा जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, क्या भगवान ने थोड़ी बनाई है? नहीं बनाई ना। तो इसको हम यहाँ पे क्या कह देंगे? नेचुरल रिसोर्स, वो ह्यूमन रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स। क्यों कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स? क्योंकि ये किसने तैयार किया है? ये एक ह्यूमन ने तैयार किया है। रोड देखते हो आप, रोड किसने तैयार किया है? ह्यूमन ने किया है या गॉड ने? नेचर ने किया है या फिर ह्यूमन ने? तो ह्यूमन ने इसको तैयार किया है। ठीक है। उसके बाद में अपना अच्छा एग्जांपल रिवर। रिवर में जो पानी आता है, रिवर में जो पानी आता है, या फिर प्लांट मान लो, प्लांट जो ग्रो करता है। ऐसे थोड़ी ना है कि अपन एक एक बड को निकाल के कहेंगे नहीं तो बेटा आगे बढ़, आगे बढ़, थोड़ा सा और बड़ा हो जा, बस थोड़ा सा। तो छोटे थे तब करते थे ना मम्मा, दूध पिलाते हुए, और छोटी बड़ी हो गई, छोटी बड़ी हो गई, ऐसे पीछे से खींचते रहते थे अपने। याद आया कुछ? तो दूध पिलाते रहते, अरे बेटा पी पी जल्दी पी, देख छोटी कितनी बड़ी हो गई, ओ पीछे देखो कितनी बड़ी हो गई। वैसे पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि ये है डिपेंड ऑन नेचर, प्योरली डिपेंड ऑन नेचर। ये नेचर के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकता है? बढ़ सकता है। जैसे 5 साल का बच्चा है, अगले साल वो 10 साल का थोड़ी हो सकता है। नहीं, अगले साल वो 6 ईयर का ही होगा। एक टाइम ड्यूरेशन होता है उसको तैयार होने के लिए, और जो प्लांट्स होते हैं उनको भी बड़ा होने के लिए एक टाइम पीरियड होता है। ऐसे थोड़ी है कि आप, लेकिन जैसे बिल्डिंग बना रहे हो, तो ऐसे थोड़ी है कि नहीं आधी बनाई छोड़ दी, भगवान भरोसे है अब बन जाएगी। भगवान भरोसे तो वो चाहे 50 साल तक पड़ी रहे, नहीं बनेगी वो। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स, दिस इज ए ह्यूमन रिसोर्स। क्या है वो? वो ह्यूमन रिसोर्स है, ना कि नेचुरल रिसोर्स है। इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग रखते हैं। अब इसमें भी सबसे पहले क्या दे रखा है कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो भी 2 टाइप का होता है। नेचुरल रिसोर्स भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। अब ये क्या हो गया सर? ये कैसे हो गया? और ये कैसे पता हमें कि कौन सा रिसोर्स कौन से में काम में आएगा, कौन से में क्या नहीं आएगा? तो उस चीज को हम देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स में भी, नेचुरल रिसोर्सेज में भी 2 टाइप का होता है। पहला टाइप क्या है नेचुरल रिसोर्स में? एक तो होता है रिन्यूएबल, और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। एक तो हो गया रिन्यूएबल, जो रिन्यू होता है। किसके थ्रू रिन्यू होता है? वो रिन्यू होता है नेचर के थ्रू। किसके थ्रू? नेचर के थ्रू। जब कोई रिसोर्स नेचर के थ्रू क्या हो जाए? रिन्यू हो जाए, उसी को हमें नेचुरल रिसोर्स कह देते हैं। जब रिन्यू हो जाता है किसके थ्रू? नेचर के थ्रू।
कैसे होगा नेचर के थ्रू रिन्यू? कैसे होगा? जब नेचुरल रिसोर्स होता है, जब नेचुरल रिसोर्स होता है तो वो टू टाइप का होता है, एक होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। एक होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो नेचर अपने आप रिन्यू कर देता है उसको हम रिन्यूएबल कहते हैं। सनलाइट में आपने कल कपड़े सुखाए थे, आज भी सुखाए हैं, आज आपने जो कपड़े सुखाए हैं उसके अकॉर्डिंग तो कल जब नेक्स्ट टाइम आप कपड़े सुखाओगे, इसका मतलब क्या रहेगा? उस टाइम पे क्या रहेगा? थोड़ी थोड़ी धूप कम आएगी। क्यों आएगी कम? कम क्यों आएगी? क्योंकि आपने कल कपड़े सुखाए थे, तो कल कपड़े सुखाए थे तो थोड़ी धूप आपने कल काम में ले ली थी। जो सोलर पैनल है वो कल काम में ले रहा था, आज थोड़ी कम आएगी, है ना? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। वाई? ये नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब मान लो कि बारिश हो रही है, बारिश में आपने एक बाल्टी पानी की भर ली, इस बार बारिश आई तब, ठीक है, एक बकेट किससे फिल कर ली? वाटर से, रेन वाटर से। अब अगले बार जब भी रेन ड्रॉप होगी, जब अगली बार रेनी सीजन आएगी तब रेन ड्रॉप होगी, तब आपका क्या होगा? उसमें एक बाल्टी पानी की कम आएगी ना? लॉजिक तो यही कहता है। हाँ, अगर उसमें एक बाल्टी पानी की कम आती तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता, लेकिन उसमें एक पानी बाल्टी की कम नहीं आती है, वो जितनी आ रही थी उतनी आती है। इसलिए दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको कहेंगे? जिसमें नेचर उसको वापस से क्या कर देता है? रिन्यू कर देता है, उसको नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फोसियल फ्यूल, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? फोसियल फ्यूल। दूसरा एग्जांपल कॉल। हाँ, अब मान लो कि आपने क्या किया, क्या किया? आपने गाड़ी चलाई, चलाते हो ना, रू 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 करते हो थोड़ी देर तक। वही वही वही, समझ में आ गया होगा आप, लड़कों को ज्यादा समझ में आया है। तो गली में एक दो बार राउंड काटोगे, घुमाओगे, एक दो बार उसको आधा टेढ़ा चलाओगे, यार फिर ऐसे करते हो। करते उम्र है बेटा अभी, लेकिन ज़्यादा बाइक वाइक नहीं चलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बाइक नहीं, शौक छोटे नहीं पालने, शौक बड़े पालो भाई। चलाएंगे उस दिन गाड़ी चलाएंगे डायरेक्ट, फिर टू व्हीलर क्या, फोर व्हीलर ही चलाओ, फिर चलाओ उस दिन, तसल्ली रख लो थोड़े दिन। और क्या है, 12th पास कर लो, डॉक्टर डॉक्टर वगैरह बन जाओ, आईएएस वाईएएस बन जाओ, उसके बाद में आराम से लेके आओ। थोड़े टाइम तो लगता है, लेकिन फिर जब शौक पालते हैं तो उसमें देखो टाइम तो लगता ही लगता है। हाँ, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही बाइक चलाते हैं हम, तो उसमें जो पेट्रोल डला हुआ है उस पेट्रोल का क्या बन जाता है? धुआं बन जाता है, स्मोक बन जाता है। क्या बनता है? स्मोक बनता है। अब जब उस पेट्रोल का स्मोक बनता है, क्या बनता है? उस पेट्रोल का स्मोक बनता है, तो वो स्मोक को हम वापस से पकड़ के ये नहीं कह सकते कि नहीं तेरे को पेट्रोल बनना है। इट इज नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ऐसे क्योंकि उसका स्मोक बन चुका है। अब उस स्मोक को हम क्या नहीं कर सकते हैं? वापस पेट्रोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोयला, सिगड़ी होती है, सिगड़ी घर पे सर्दियों में देखी होगी आपने खूब सारी, तो सिगड़ी होती है, सिगड़ी में कोयला डालते हैं, कोयले की जो राख बन जाती है उसे वापस से कोयला बना सकते हैं क्या? जब बना सकते तो उसको किस में रखते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स में, रिसोर्सेज में रखते हैं। लेकिन उसको हम वापस से कोयला नहीं बना सकते। इट इज क्या है? उसकी एस बन गई है, कॉल कॉल चेंज इन एस। तो अब एस से वापस से कोयला बनाना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया क्या बात आपको? अब आगे देखते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल समझ में आ गया। अब रिन्यूएबल के भी टू टाइप है। रिन्यूएबल के भी कितने हैं? टू टाइप है। वो कौन कौन से? एक तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और फ्लो। कंटिन्यूअस और फ्लो, जो चलते रहते हैं, जो बहते रहते हैं। उनमें ऐसे नहीं कि भाई नहीं नहीं एक बार बस आ गया, बस आ गया, आके नहीं आएगा, दोबारा आना पॉसिबल ही नहीं है, बस एक बार जो होना था वो हो गया है, ऐसा इसमें नहीं होता है कंटिन्यूअस फ्लो में।
कंटिन्यूस फ्लो का मतलब होता है, कंटिन्यूस फ्लो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? विच रिसोर्सेज दैट रिन्यूड बाय नेचर। किससे रिन्यू होते हो? रिन्यूड बाय नेचर, नेचर से रिन्यू होते हो और लगातार चलते रहते हो। विंड, हवा सबसे अच्छा एग्जाम्पल, दूसरा सनलाइट, तीसरा रेन वाटर, और कितने चाहिए आपको? तो बहुत है समझने के लिए। क्या क्या बताया? विंड, हवा। मैंने एक गुब्बारे में, यहाँ इस कमरे में बैठे बैठे मैंने क्या किया, एक कमरे में एक गुब्बारा फिल किया। गुब्बारे को जैसे फिल किया, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट थी उसको तो मैंने बैलून में डाल दिया, बैलून में डाल दिया। अब मैंने इसको रख दिया दूसरे कमरे में ले जाके, दूसरा एक बैलून और बड़ा, यहाँ से उधर ले जाके 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 बैलून्स मैंने इसमें से भर के उधर डाल दी। अब यहाँ पे एयर कम हो जाएगी क्या? और मैंने उधर ले जाके उनको फोड़ दिया, उधर ज्यादा एयर हो जाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फ्लो कंटिन्यूअस रिसोर्स है, कंटिन्यूअस रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। मतलब जो मैंने हवा भरी थी तब तक वहां पे वापस से एक नई हवा आके फिल हो चुकी थी वहां पे। समझ में आ गई क्या बात? बस इतनी सी बात थी। इसके बाद में विंड, वाटर, आप समझ ही गए होंगे इन चीजों को। बायोलॉजिकल, अब कंटिन्यूअस के बाद में क्या होता है? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब ऐसे रिसोर्स जो ऑटोमेटिक क्या होते हो? रिन्यू होते हो। और बायोलॉजिकल मतलब उनमें जान भी होती हो। क्या होती हो? जान होती हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हो। तो बायोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया कि वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन किसको कहते हैं? वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन जिसमें फॉरेस्ट आता है, वाइल्ड लाइफ जिनमें जानवर आता है। आपने पढ़ा होगा दो किंगडम होती है, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम आती है किसमें? वेजिटेशन में। किसमें? वेजिटेशन में। वेजिटेशन, जैसे आपने एक प्लांट काटा, ठीक है, अब उसको काटने से पहले वहां पे उसके सीड पड़ गए होंगे खूब सारे, और वो तो नॉर्मल से ऑब्वियसली बात है कि आप जब भी आप किसी प्लांट को काटते हो तो उसके आसपास में जो भी, या जब वो बड़ा हो जाता है तब वो क्या होता है, क्या करता है कि खूब सारे उसके जो सीड होते हैं वो उससे झड़ के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, अब जब वहां से वो प्लांट हट जाता है तो रेनी सीजन में छोटे छोटे जो स्प्राउट हो जाते हैं, नए नए प्लांट जर्मिनेट होके, और फिर एक नया प्लांट बन जाता है उनका, फिर वापस से ट्री बन जाता है। ऐसे ही सेम सेम अगर फॉरेस्ट में देखा जाए, फॉरेस्ट को एक बार अगर किसी पेड़ को काट लिया, पेड़ को काटने के बाद में आप कुछ सालों तक उधर मत जाओ, आप देखोगे जब एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में वापस जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े प्लांट मिलेंगे आपको, ट्रीज मिलेंगे। क्यों? ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन इज ए नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो अपने आप रिन्यू होते रहता है। अब एक चीज बताओ मेरे को आप, दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के अंदर आपको पता है कि एनिमल किंगडम आता है पूरा का पूरा। कौन सा किंगडम आता है? एनिमल किंगडम आता है। अब एनिमल किंगडम में भी खूब सारी चीजें होती है। जैसे एनिमल किंगडम, अपन भी एनिमल किंगडम में आते हैं, जानवर भी एनिमल किंगडम में आते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें क्या होता है, जैसे अपने घर पे पहले दादाजी रहते थे, दादाजी के पापा जी रहते थे, दादाजी तो अभी भी रहते हैं। तो दादाजी के पापा जी रहते थे, दादाजी के पापा जी के मतलब अपने दादा वगैरह 2-3 भाई थे, 2-3 ब्रदर थे। उसके बाद में उनके मतलब अपने दादाजी के भी अपने पापा जी, चाचा जी, ताया जी, ताऊ जी जो भी है वो सब थे। उसके बाद में हम लोग मतलब कि आप हो कि अपने पापा के बेटे हो, बेटी हो, जो भी है। तो मतलब क्या हुआ कि जब वो दादाजी के पापा जी नहीं होंगे तो भी आपकी फैमिली में कोई ना कोई धीरे धीरे मेंबर चलता जाएगा। क्या होगा? धीरे धीरे मेंबर चलता जा रहा। दादाजी हो गए, ओवर एज हो गए, दादाजी खत्म, फिर पापा जी का, फिर पापा जी के बाद में हमारे बाद में नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन चलती रहती है। तो इसको भी हम किस में रखते हैं? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स के अंदर रखते हैं। समझ में आ गई बात? बस इतनी सी बात थी, बड़ी इजी सी बात थी। अब नॉन रिन्यूएबल भी 2 टाइप का होता है, एक होता है रिसाइकेलेबल और एक होता है नॉन रिसाइकेलेबल। रिसाइकेलेबल,
आपने आयरन का एक कोई रोड खरीदा, ठीक है, क्या खरीदा आपने, सिर्फ एक रोड खरीदा। तो थोड़े दिन बाद में आपके दिमाग में आया नहीं, इस रोड को तोड़ के मैं इसका कुछ अलग चीज बनाता हूँ, आपने उसका अलग चीज बना दी। काफी टाइम के बाद में आपने ये सोचा, सबसे अच्छा एग्जांपल गर्ल्स को तो ज्यादा पता होगा, गोल्ड, क्या ले लेते हैं, गोल्ड या फिर सिल्वर, ऑर्नामेंट्स बनते हैं आपके, ज्वेलरीज बनती है। अब वो जब आप ऑर्नामेंट्स बनाते हो या ज्वेलरी बनाते हो, तब आपने देखा होगा कि या तो पुराना गोल्ड काम में लिया जाएगा या फिर नया गोल्ड काम में लिया जाएगा। अब जब पुराना गोल्ड काम में लेंगे तो क्या किया जाएगा, उसको पहले मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके उसको जो भी है उसकी रबिंग वगैरह करके उसको वापस शाइनिंग करके पॉलिश वगैरह जो भी है, जो भी होता है वो जो सुनार होता है वो करता है, उसका सब जो भी काम होता है वो। तो इन सारी चीज़ों के अंदर हमें एक चीज़ पता चला, एक चीज़ कॉमन थी कि एक ऐसा रिसोर्स है ये, कौन, गोल्ड एक ऐसा रिसोर्स है जो एक टाइम के बाद में इसको वापस से हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिलेबल। और ये कभी भी जहाँ से आपने माइनिंग करवाया है या माइनिंग की है वहाँ पे दोबारा प्रेजेंट होने में काफ़ी मिलियंस ईयर्स, बिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, कौन, जो जहाँ से आपने माइनिंग की है। समझ में आ गई बात। गोल्ड आपने निकाला उधर से, गोल्ड निकालने के बाद उस गोल्ड को आपने क्या किया, उस गोल्ड से आपके दादाजी ने वो बना लिए, उससे कुछ ऑर्नामेंट्स बनवा दिए, उसके बाद में दादाजी के बाद में पापा जी ने उसके ऑर्नामेंट्स बनवा दिए, फिर मम्मी जी ने, फिर अपन ने बनवा दिए। तो ऐसे धीरे 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 धीरे, मतलब जो गोल्ड एक बार आ गया है उसको क्या करते रहते हैं, रिसाइकिल करते रहते हैं। उस गोल्ड का क्या होता रहता है, रिसाइकिल होता रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं 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 एक बार जो बन गया वो बस अब खत्म है, एक बार जो बन गया वो अब खत्म है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि एक तो रिन्यूएबल होता है, वो रिसाइकिलेबल होता है, एक नॉन रिसाइकिलेबल, रिसाइकिलेबल जिसको हम वापस से तैयार कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको वापस से तैयार कर सकते हैं। किसको, किसको, गोल्ड को। गोल्ड के अलावा जैसे कॉपर हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया, उसके अलावा आयरन हो गया, ये सारे जो मेटल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, वापस से रिन्यू कर सकते हैं, वापस से उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। उसके बाद में आगे अपना जो पॉइंट है वो कौन सा है, नॉन रिसाइकिलेबल। दूसरा अपना पॉइंट कौन सा है, नॉन रिसाइकिलेबल। नॉन रिसाइकिलेबल क्या होता है कि जैसे पेट्रोल को हमने जला दिया, पेट्रोल को जलाने के बाद में दोबारा पेट्रोल नहीं बनता है, ना उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, तो वो क्या है, नॉन रिसाइकिलेबल। कौन सा है, नॉन रिसाइकिलेबल, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिसाइकिलेबल, रिन्यू भी नहीं होता है और रिसाइकिल भी नहीं होता है। उसके बाद में हमने क्या लिया, कोयला लिया, कोयला भी क्या है, नॉन रिसाइकिलेबल और नॉन रिन्यूएबल। समझ में आ गई बात आपको, दोनों एग्जांपल समझ में आ गए। उसके बाद में आपका अगला जो है वो क्या दे रखा है, ह्यूमन रिसोर्स। भाई नेचुरल रिसोर्स बढ़ा दिया उधर वाला, अब ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में एक तो होता है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और दूसरा होता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। भाई स्ट्रक्चर मतलब जैसे आप देखते हो खूब सारे जो घर होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के बने होते हैं। ऐसा थोड़ी है सभी सेम बनाते हैं, सबके ऊपर ये थोड़ी है कि नहीं तू तो ऐसा बना रहा है और ऐसा मैं जैसा बना रहा हूँ वैसा ही तेरे को बनाने पड़ेगा। अपने यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जैसा थोड़ी सिस्टम है, नॉर्थ कोरिया जैसे सिस्टम तो है ही नहीं ना, फ्रीडम है, सबके पास में फ्री है, सब क्या है, सब अपने अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, समझ में आ गई बात है। मतलब जैसे नेशनल हाईवे होगा तो नेशनल हाईवे के अंदर नेशनल गवर्नमेंट उसको बनाएगी, तो वो कैसे बनाएगी, क्या करेगी, वो अपने हिसाब से चलेगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि स्टेट हाईवे होता है, स्टेट हाईवे में स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो जैसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इस तरीके की आपकी आएगी उसमें चैप्टर में, तो मैं बताऊंगा आपको, रोडवेज वाले ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में आएगा ये सब चीज़ें, तो उस टाइम पे उसकी बात की जाएगी। दूसरा अपना है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी तो आप समझ ही गए होंगे भाई। क्वांटिटी मतलब अपने 10 प्लॉट एक साथ बनाए तो वो क्या हो गई, क्वांटिटी। और क्वालिटी मतलब उनको बनाया कैसे है भाई, बनाया कमजोर बनाया या मजबूत बनाया, वो अपनी हो गई क्या, क्वालिटी। समझ में आ गई दोनों चीज़ें आपको। बस ये था अपना आज का पूरा जो मैंने बताया आपको कि रिसोर्स की जो डेफिनेशन वगैरह थी वो कंप्लीट हो गई।
रिसोर्स क्या होता है क्या नहीं होता है, अपन ने चार्ट पढ़ लिया। मान लो ये चार्ट ही आ जाए, एक नंबर का इसमें से आ जाए, कोई सा भी एग्जांपल आ जाए। देखो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉसिल फ्यूल इज ए रिसोर्स, और वहाँ पे उसमें आ जाए रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिसाइकेलेबल, नॉन रिसाइकेलेबल। तो आप क्या भरोगे उसमें, क्या फिल करोगे? वहाँ पे आपको फिल करना है नॉन रिसाइकेलेबल। आपको वहाँ पे आ गया वेजिटेशन, तो वेजिटेशन में कौन सा आ जाएगा? वेजिटेशन में कौन सा आएगा? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस तरीके से छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस ऐसे चार्ट में ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि छोटे छोटे एग्जांपल्स देके और वापस से आपको एक अच्छा सा घुमा के और क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आपको जो भी पढ़ रहे हो वो आराम से पढ़ो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका एक पेज कंप्लीट हो गया है, ठीक है? ओके, टेक केयर, ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो जो भी आपको लगता है कि हाँ सर ये आपने अच्छा पढ़ाया है बुरा पढ़ाया है, उसके उसके बारे में आपको पूरा बताना है। ठीक है, थैंक यू। शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ठीक है।